Okay, so now today's topic is flow and non-flow processes. Uh, these processes all about the first law of thermodynamics. जैसे हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं तो वहां से हम देखते हैं कि वर्क और हीट का इंटरेक्शन होता रहता है। अब उसी के बेसिस पर हम फ्लो प्रोसेस और नॉन फ्लो प्रोसेस को देख रहे हैं। सबसे पहले हम ये समझे कि फ्लो प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, फ्लो प्रोसेस वो होता है जहाँ पे मास का फ्लो हो सिस्टम के। अगर हम अराउंड देखें तो जहाँ पर मास का फ्लो हो रहा है, जहाँ पे मास इन मास आउट हो रहा है, लगातार हो रहा है ऐसा, तो हम उस प्रोसेस को बोलते हैं फ्लो प्रोसेस। ठीक है, तो एक बार देखिए इसमें क्या है। इट इज वन इन विच फ्लूइड एंटर्स द सिस्टम एंड लीव्स इट आफ्टर वर्क इंटरेक्शन। ठीक है, वर्क और फ्लूइड जैसे है वो फ्लूइड का इंटरेक्शन होता रहता है जिससे हमें वर्क मिला। ठीक है, मास अंदर गया, वो मास बाहर गया सिस्टम के, उससे हमें वर्क मिल गया। तो इस तरह की जो प्रोसेसेस होती हैं वो सारी फ्लो प्रोसेस होती हैं, which means that such processes occur in the systems having open boundary permitting mass interaction across the system boundary। जैसे हमने देखा था कि ओपन सिस्टम क्लोज सिस्टम होता है, तो जहां पर ओपन बाउंड्रीज है, ठीक है, जो ओपन सिस्टम है जहां पे मास का भी फ्लो हो सकता है, मास का इंटरेक्शन हो सकता है, तो इसी तरह की प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्लो प्रोसेस। अगर नॉन फ्लो प्रोसेस की हम बात करते हैं तो जहां पे किसी भी तरह के कोई मास का इंटरेक्शन नहीं है, मास का फ्लो नहीं है, ना तो मास इन हो रहा है ना आउट हो रहा है सिस्टम में, ना तो जा रहा है ना ही सिस्टम से बाहर आ रहा है। So it is the one in which there is no mass interaction process the system boundaries during the occurrence of processes। ठीक है, तो हमें एक डिफरेंस यहाँ से समझ में आता है कि फ्लो प्रोसेस हम उन्हीं प्रोसेस को बोल सकते हैं जहां पर मास का इंटरेक्शन हो। ठीक है, मास इन मास आउट हो। और नॉन फ्लो प्रोसेस को हम वो बोलते हैं जहां पे कोई मास का इंटरेक्शन ना हो। ठीक है, now next to the next slide is फ्लो प्रोसेस। राइट, फ्लो प्रोसेस के दो टाइप्स है, एक है स्टेडी फ्लो प्रोसेस और एक है अनस्टेडी फ्लो प्रोसेस। स्टेडी फ्लो प्रोसेस का मतलब ये है कि जहां पर टाइम के साथ साथ में, पोजीशन के साथ में उसके जो प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज ना हो। ठीक है, चेंज इन प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, लाइक प्रेशर है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, ये ना हो, और जहां पे मास का इंटरेक्शन है। क्योंकि हमने देखा कि फ्लो प्रोसेस में मास का इंटरेक्शन होता है, तो ये जो एग्जांपल्स है जैसे नोजल हुआ, टरबाइन हुआ, मिक्सिंग चेंबर हुआ, डिफ्यूजर हुआ, कंप्रेसर हुआ, हीट एक्सचेंजर हुआ, थ्रोटलिंग वॉल्व हुआ। ठीक है, ये सब जो एग्जांपल है ये एग्जांपल फ्लो प्रोसेस के हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं स्टेडी फ्लो प्रोसेस की, तो स्टेडी फ्लो प्रोसेस इज अ प्रोसेस वेयर द फ्लूइड प्रॉपर्टीज कैन चेंज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट इन द कंट्रोल वॉल्यूम। कहां पे चेंज होगा? सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल वॉल्यूम में, बट रिमेन्स द सेम एट एनी फिक्स्ड पॉइंट ड्यूरिंग द होल प्रोसेस। ठीक है, एक पॉइंट, अलग अलग पॉइंट पर सेम प्रॉपर्टीज हो सकती है, लेकिन एक पॉइंट पर प्रॉपर्टी चेंज ना होगी। ठीक है, हमने देखा कि विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन या विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वहां पे कोई अगर चेंज ना मिले तो ऐसी प्रोसेस को हम बोलते हैं स्टेडी फ्लो प्रोसेस। ठीक है, नो प्रॉपर्टीज विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम चेंज विद टाइम। ठीक है, अगर हम बात करते हैं किसी प्रॉपर्टी की तो वो उस कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर जब भी रहता है वहां पे किसी टाइप का कोई चेंजेस नहीं आते विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। So no properties change at the boundaries with time. Thus, the fluid properties at an inlet or exit will remain the same during the whole process. ठीक है, कोई फ्लूइड है वो सिस्टम के अंदर एंटर हुआ, आउट हुआ, उस दोनों समय पे, दोनों ही टाइम पर जो उसकी प्रॉपर्टी होती है वो सेम होती है। तो हीट एंड वर्क इंटरेक्शन बिटवीन ए स्टेडी फ्लो प्रोसेस सराउंडिंग डू नॉट चेंज विथ टाइम। सिस्टम एंड सराउंडिंग्स डू नॉट चेंज विथ टाइम। ठीक है, तो वहां पर किसी भी टाइप का जो है चेंजेस नहीं मिल रहा है हमें हीट एंड वर्क के इंटरेक्शन में भी, जब भी स्टेडी फ्लो प्रोसेस होता है तब। अगर अनस्टेडी की हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि चेंजेस होते हैं, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, जो चेंज इन प्रॉपर्टी है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम उसे इक्वल टू जीरो हम नहीं बोल सकते, क्योंकि प्रॉपर्टीज में चेंजेस होते रहता है। हालांकि वो है फ्लो प्रोसेस, ये फ्लो प्रोसेस का टाइप है। फ्लो तो हो ही रहा है, मास का फ्लो हो ही रहा है, लेकिन वो अनस्टेडी है। अनस्टेडी मतलब इट इट कैन चेंज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, इट कैन चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम में जो चेंजेस होते हैं प्रॉपर्टीज में वो कांस्टेंट नहीं होते, वो चेंजेस होते रहता है। when the fluid parameters vary with respect to time।
right. The flow process is known as unsteady flow process. So pressure is presented by P, and then mathematically unsteady flow is defined by, अगर हम प्रेशर की ही बात करते हैं तो उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? दैट इज चेंज इन प्रेशर with respect to time is not equal to zero. So that is the rate of change of pressure at a position is not equal to zero. ठीक है, तो ये है हमारा अनस्टेडी फ्लो प्रोसेस, राइट। अब अगर बात करते हैं नॉन फ्लो प्रोसेस की, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, नॉन फ्लो प्रोसेस। नॉन फ्लो प्रोसेस जो होता है उसमें हम ये देखते हैं कि किसी भी टाइप का कोई मास इंटरेक्शन नहीं है, ठीक है, कोई सिस्टम में कोई मास एंटर नहीं हो रहा है, मास आउट नहीं हो रहा है, हमें वहां से वर्क मिलता है, और वो कैसे वर्क मिलता है हम नॉन फ्लो प्रोसेस में देखते हैं, ठीक है। तो नॉन फ्लो प्रोसेस क्या है? नॉन फ्लो प्रोसेस में आप देखिए कि टोटल 5 टाइप की प्रोसेस है। पहली प्रोसेस आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है, चूंकि हमें कोर से, कोर जो वर्ड है CHOR, उसका मतलब होता है वॉल्यूम, तो हम वहां से याद रख सकते हैं कि आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब हुआ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, ठीक है। आइसोबैरिक प्रोसेस का मतलब हुआ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब होता है कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। तो जितनी भी प्रोसेस है नॉन फ्लो प्रोसेस में, उसमें देखते हैं कि हम कुछ ना कुछ एक पैरामीटर कांस्टेंट है, ठीक है। टोटल 5 है, पांचों को याद रखने का तरीका है आइसोकोरिक, आइसो का मतलब कांस्टेंट, कोर का मतलब वॉल्यूम, तो वो हो गया आइसोकोरिक मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। अगर हम आइसोबैरिक की बात करते हैं तो आइसोबैरिक में बार आ रहा है, बार इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, दैट्स व्हाई इन दिस प्रोसेस प्रेशर इज कांस्टेंट, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस भी हम इसे बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं आइसोथर्मल की, तो आइसोथर्मल में हम देखते हैं टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है। सो वो एक हो गया आइसोथर्मल प्रोसेस, या जिसे हम बोल सकते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, ठीक है। एक आता है एडियाबेटिक प्रोसेस, एक आता है पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। दिस ऑल आर द नॉन फ्लो प्रोसेस। अब इन नॉन फ्लो प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं कि एक पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम पे इसको बना के समझ सकते हैं, ठीक है। कैसे समझ सकते हैं हम देखते हैं इसे। ओके, सो आप ये देखिए, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस ये मैंने ड्रॉ करी है, और इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ दिस इज पी। ये जो वाई एक्सिस पे हमें मिल रहा है वो है पी प्रेशर, और एक्स एक्सिस पर जो हमें है हमारे पास है वॉल्यूम, ठीक है। तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रेशर वॉल्यूम के बीच में अगर मैं कोई प्रोसेस को मैं बनाना चाहता हूँ, तो पहली प्रोसेस जो होगी हमारी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए हमारे पास में जो ग्राफ बनेगा, पीवी ग्राफ, वो किस तरह का बनेगा, तो देखिए आप, ये कांस्टेंट वॉल्यूम हुआ, ठीक है। कांस्टेंट वॉल्यूम में हमने यहाँ पे ग्राफ बनाया, दिस इज कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। This vertical line shows the constant volume. That's why it is known as constant volume process. ठीक है। अगर हम यहाँ पर मेंशन कर दें कि this is state 1 and this is state 2, राइट। तो स्टेट 1 और 2 पे क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। प्रेशर की अगर बात करें तो 1 पे प्रेशर ज्यादा है और 2 पे प्रेशर कम है, P1 P2 अगर हम बोलते हैं उसे, तो P1 और P2 से हम यहाँ पे शो कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अगले प्रोसेस की, इसी में अगर मैं बात करता हूँ कि जो प्रेशर है कांस्टेंट प्रेशर, आइसोबैरिक प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं, तो आइसोबैरिक प्रोसेस में जो हमारी लाइन बनेगी वो हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। दिस इज द प्रोसेस कॉल्ड आइसोबैरिक प्रोसेस। अगर इसी को हम नाम दे दें, नंबर दे दें इस स्टेट का, तो दिस इज स्टेट 1 एंड दिस इज कॉल्ड एज स्टेट 2। तो आप देखेंगे कि स्टेट 1 और स्टेट 2 पे क्या है, वहां पर प्रेशर इज कांस्टेंट एंड वॉल्यूम चेंज, ठीक है। वॉल्यूम वहां पे चेंज हो रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है, इसीलिए हमने उसे आइसोबैरिक प्रोसेस बोला। अब अगर आइसोथर्मल की हम बात करते हैं तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए भी हम ग्राफ बना सकते हैं।
पीवी पे भी बना सकते हैं, टीएस पे भी बना सकते हैं, लेकिन पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि टीएस पे कैसे बनता है ग्राफ। ठीक है, ये देखिए। ओके, तो मैंने ये इसको मैंने हटा दिया और मैं यहाँ पर अब नया ग्राफ बना रहा हूँ जिसका नाम है टीएस। टीएस मतलब टेम्परेचर एंट्रोपी। ठीक है, टेम्परेचर एंट्रोपी पे अगर हम बात करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस की, तो आइसोथर्मल प्रोसेस का जो मतलब होता है वो होता है कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। तो कांस्टेंट टेम्परेचर जब भी होगा तो यहाँ पर लाइन कैसी बनेगी, आप यहाँ पे देखिए, ये देखिए कांस्टेंट टेम्परेचर में लाइन कैसी बनी है, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, इन दोनों पॉइंट पर जो टेम्परेचर होगा वो कांस्टेंट होगा। अगर एडियाबेटिक की हम बात करते हैं तो एडियाबेटिक को आइसेंट्रोपिक भी बोलते हैं। ठीक है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस दैट इज एंट्रोपी इज कांस्टेंट। तो अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ वर्टिकल लाइन तो इसे हम बोल सकते हैं एंट्रोपी इज कांस्टेंट एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, तो दीज आर ऑल द प्रोसेस। ठीक है, ये सारी की सारी प्रोसेस हैं जिसको हम पीवी और टीएस पे ड्रॉ करके और समझ सकते हैं, राइट। ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज कार्नोट साइकिल। ठीक है, ये जो हमने फ्लो और नॉन फ्लो प्रोसेस पढ़ी है, अब इसी के बाद में हम पढ़ रहे हैं कार्नोट साइकिल। ठीक है, कार्नोट साइकिल क्या है, एक तरह का एक हम बोल सकते हैं कि एक रिवर्सिबल साइकिल है, जिसको अचीव तो नहीं किया जा सकता क्योंकि कोई भी प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं होती है। हम ऐसा बोल सकते हैं कि दिस इज द इमेजिनरी साइकिल। ठीक है, तो कार्नोट साइकिल proposed in 1824 by Sadi Carnot is a reversible cycle. Reversible cycles cannot be achieved in practice because of irreversibilities. ठीक है, irreversibilities कहीं ना कहीं रहती है साइकिल में, इंजन्स में, दैट्स वाई हम इसे अचीव नहीं कर सकते। ठीक है, इसीलिए इसको हम थ्योरेटिकल साइकिल भी बोलते हैं। तो थ्योरेटिकल हीट इंजन दैट ऑपरेट्स ऑन द कार्नोट साइकिल इज कॉल्ड द कार्नोट हीट इंजन। जो कार्नोट साइकिल पे ऑपरेट होती है उसे, उस इंजन को हम बोलते हैं कार्नोट हीट इंजन। सो देखिए कार्नोट साइकिल में कितनी प्रोसेस होती है, अब हम इसकी बात कर लें। रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, कितनी प्रोसेस होती है, तो टोटल 4 प्रोसेस होती है। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 2 रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है और 2 रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है। दोनों के बारे में भी हमने पढ़ा, आइसोथर्मल और एडियाबेटिक। इसको ड्रॉ कैसे किया जाए, तो अब ये देखिए, ये दोनों डायग्राम है, पीवी और टीएस डायग्राम। ठीक है, पीवी और टीएस डायग्राम से हम यहाँ पर ये शो कर सकते हैं कि कैसे कार्नोट साइकिल ऑपरेट होती है, कैसे कार्नोट साइकिल वर्क करता है। ठीक है, पहले देखिए पीवी डायग्राम पे। अब पीवी डायग्राम में आप समझेंगे कि 1 और 2 ये जो दो स्टेट है, ठीक है, जो प्रोसेस है, 1 और 2 पे कौन सी प्रोसेस हो रही है, पहले हमें ये समझना है। 2 और 3 पर कौन सी प्रोसेस हो रही है ये समझना है। 3 और 4 पे कौन सी प्रोसेस हो रही है, और 4 और 1 पे कौन सी प्रोसेस हो रही है। ठीक है, जैसे हमने बात करी कि यहाँ पर 2 आइसोथर्मल प्रोसेस है और 2 एडियाबेटिक प्रोसेस है। आप पहले टीएस में देखें, आइसोथर्मल प्रोसेस में हमें जो दोनों प्रोसेस है 1 से 2 वो कौन सी है, आइसोथर्मल। क्यों, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसीलिए उस वाली प्रोसेस को कैसा ड्रॉ किया है, हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किया है। ठीक है, इट मींस, फिर से दोबारा पीवी में देखिए तो 1 से 2 में क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस, या उसे बोला जाए आइसोथर्मल एक्सपांशन। क्यों, बिकॉज प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए हम ऐसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्सपांशन प्रोसेस। तो 1 से 2 प्रोसेस जो है उसको हमने क्या बोल दिया, आइसोथर्मल एक्सपांशन। नाउ सेकंड 2 से 3, अब 2 से 3 क्या है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, एडियाबेटिक एक्सपांशन। ठीक है, क्योंकि वहां पे भी एक्सपांशन हो रहा है, वहां पर भी प्रेशर कम हो रहा है, वहां पर वॉल्यूम बढ़ रहा है 2 से 3 में। ठीक है, नाउ 3 से 4 इज कंप्रेशन प्रोसेस, बट कौन सा कंप्रेशन है, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एंड आफ्टर दैट आइसेंट्रोपिक एक्सपांड कंप्रेशन प्रोसेस। सो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 एंड 4 से 1, ये चारों प्रोसेस है। इनमें दो कौन सी है, 2 रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस एंड 2 रिवर्सिबल
एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखेंगे तो हीट को ऐड किया जा रहा है, वो कहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस में। ठीक है, आप देखिए 1 से 2 में हमने हीट को ऐड किया, हीट लॉस हुई 3 से 4 में। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं TH और TL की, तो वो भी कांस्टेंट है। ठीक है, सो ये जो डायग्राम है, जो कार्नोट साइकिल है, इस कार्नोट साइकिल पे क्वेश्चन बनता है, कभी कभी क्वेश्चन बनता है, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है समझने के लिए कि किसी भी साइकिल को अगर हमें बनाना है, हमें उसे PV और TS डायग्राम पे शो करना होगा। ठीक है, जैसे कार्नोट साइकिल को हमने शो किया, ओके, सो कार्नोट साइकिल को हमने शो किया है यहाँ पे। ठीक है, जैसे हमने कार्नोट साइकिल के बारे में यहाँ पर PV और TS डायग्राम बनाया। ठीक है, कार्नोट साइकिल के बारे में हमने PV TS डायग्राम बना के, और वहां पर हमने पूरा शो किया कि 1 से 2 क्या होता है, 2 से 3 क्या होता है, 3 से 4 क्या होता है, और उसके बाद में 4 से 1 क्या होता है। ठीक है, तो ये जो कुछ प्रोसेस है, इन प्रोसेस के यूज से ही हम, जैसे हमने उधर पढ़ा था कि नॉन फ्लो प्रोसेस क्या होती है, फ्लो प्रोसेस क्या होती है, तो वहां से हम इन प्रोसेस को यहाँ पे शो कर सकते हैं। अब अगर प्रोसेस 1 की बात करते हैं, देखिए रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन। ठीक है, पहली प्रोसेस थी 1 से 2। ठीक है, कौन सी थी, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ठीक है, सो टेम्परेचर इज कांस्टेंट में क्या हुआ, व्हाट अबाउट टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर इज कांस्टेंट में वहां पर हम देखते हैं कि TS डायग्राम में एक हॉरिजॉन्टल लाइन रहती है, उस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या करते हैं, उसमें हम टेम्परेचर कांस्टेंट मानते हैं। ठीक है, अब जहां पर हम देखेंगे कि हमारे पास में जो एक्सपांशन हो रहा है, वो एक्सपांशन कैसे हो रहा है, गैस अलाउड टू एक्सपांशन स्लोली। ठीक है, अब देखिए पिस्टन जो है वो अपने 1 से 2 की तरफ आ रहा है, 2 की तरफ आता है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है उसका, और वहां पे एक्सपांशन हो रहा है। अभी इनफाइनेटिसिमल हीट ट्रांसफर टू कीप TH कांस्टेंट, सिंस टेम्परेचर डिफरेंशियल नेवर एक्सीड्स DT, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, और टोटल हीट ट्रांसफर जो होती है वो होती है QH। ठीक है, अब प्रोसेस 2 की अगर हम बात करते हैं, तो प्रोसेस 2 में आप देखिए 2 हो गया, 3, अब और एक्सपांशन हुआ। जो प्रोसेस कौन सी थी, रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपांशन 2 से 3 में। ठीक है, जैसे हमने उस PV और TS डायग्राम में देखा था। अब यहाँ पर भी हम देखते हैं तो एक इंसुलेटर का काम होता है, इंसुलेशन एट द सिलेंडर हेड। ठीक है, टेम्परेचर ड्रॉप्स TH टू TL, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे टेम्परेचर ड्रॉप हो गया, गैस एक्सपांड्स एंड डज वर्क। अब यहाँ पर गैस जो है एक्सपांड हो जाती है और वहां से हमें वर्क मिलता है। प्रोसेस इज देयरफॉर रिवर्सिबल एंड एडियाबेटिक। ठीक है, अगर प्रोसेस 3 की हम बात करते हैं तो दोबारा अब क्या होता है, कंप्रेशन होता है। ठीक है, फिर से कौन सी प्रोसेस आ गई, आइसोथर्मल। सो रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन यहाँ पर हो रहा है, और वही कंप्रेशन क्या है 3 से 4 में, 3 से 4 प्रोसेस में हमें कंप्रेशन हो रहा है। 4 से 1 में भी कंप्रेशन होगा, लेकिन वो कौन सा होगा, रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन होगा। ठीक है, नाउ यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, इसीलिए जो लो टेम्परेचर पे जब टेम्परेचर ड्रॉप होता है, उस टेम्परेचर पे कांस्टेंट होता है इस प्रोसेस में। और जहां पर हम देखते हैं कि जो हीट ट्रांसफर है, वो हीट ट्रांसफर है, जो हीट लॉस हो रहा है वो हो रहा है QL। ठीक है, अब प्रोसेस 4 की बात करें तो प्रोसेस 4 में जैसे मैंने बताया आपको, रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन 4 से 1, एंड टेम्परेचर राइजेस, अगेन टेम्परेचर राइज फ्रॉम TL टू TH। ठीक है, इंसुलेशन would bake, the gas is compressed in a reversible manner and the temperature again rises to TL to TH. ठीक है, so this is all about the कार्नोट साइकिल। अब अगर बात करें हम सीक्वेंस, प्रोसेस की सीक्वेंस के लिए, तो वहां पर आप देखिए कि हीट क्या होता है, इंटरनल एनर्जी क्या होती है, वर्क क्या होता है, इनके बीच का रिलेशन क्या होता है हर प्रोसेस में। तो अगर बात करते हैं रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में, पहली प्रोसेस जो 1 से 2 में हो रही थी, वहां पे हीट क्या है, Q1। तो उसके बारे में यहाँ पर दे रखा है। रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है, वो यहाँ पर दे रखा है। रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, हीट क्या होती है, क्योंकि वहां पर हमें हीट गेन और हीट लॉस दोनों आइसोथर्मल प्रोसेस में, इसीलिए एडियाबेटिक प्रोसेस में कोई हीट गेन नहीं है या हीट लॉस नहीं है। दैट्स व्हाई Q इज इक्वल टू 0 वहां पर लेकर के रखा है। ठीक है, तो रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में जो लास्ट में होता है, आफ्टर दैट उन सबको हम एक उन सबको इक्वल में रख देते हैं। ठीक है, उसको एक हम उस फॉर्म में लिख देते हैं, तो जिसका मतलब होता है Q नेट।
ठीक है, हैज Q नेट इज इक्वल टू W नेट फॉर दी साइकिल, मतलब जो नेट हीट है वो नेट वर्क के बराबर है। ठीक है, इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन की अगर हम बात करते हैं तो कार्नोट इंजन की इफिशियंसी के बारे में कई बार पूछा जाता है। तो इफिशियंसी क्या होती है? द हाइपोथेटिकल इंजन दैट ऑपरेट्स ऑन द कार्नोट साइकिल। ठीक है, वी नो दैट, सो कार्नोट इंजन की इफिशियंसी, थ्योरेटिकल इफिशियंसी होती है 1-QL/QH। ठीक है, कितना वहां पे जो है हीट लॉस हुआ है और कितना वहां पे हीट गेन हुआ उसके ऊपर, और उसी के अगर हम टी के फॉर्म में लिखते हैं तो उसकी इफिशियंसी होती है 1-TL/TL। सो दिस इज नोन एज द कार्नोट इफिशियंसी एंड इज द हाईएस्ट इफिशियंसी दैट heat engine can have while operating between TH and TL. Temperatures are in Kelvin. ठीक है, तो टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए और ऑपरेट बिटवीन टीएल एंड टीएच होना चाहिए, हाई टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर, और उसकी इफिशियंसी हम इस तरह से यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दी टुडेज लेक्चर। हीट, सबसे पहले हमने फ्लो प्रोसेस और नॉन फ्लो प्रोसेस पढ़ा और उसके बाद में कार्नोट इंजन पढ़ा। ठीक है, ओके, थैंक यू।